नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे 3 तलाक से जुड़े विधेयक की। 3 तलाक को गैरकानूनी करार देने से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा हुई। गतिरोध के बीच केंद्रीय विधि मंत्री यानी कि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में चर्चा के लिए बिल को पेश किया और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। उनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और कुछ दूसरे सदस्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया। इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एफआईआर का दुरुपयोग ना हो, समझौते का माध्यम हो और जमानत का प्रावधान हो। विपक्ष की इन सभी मांगों पर कई बदलाव बिल में किए जा चुके हैं। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था। सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कराया और फिर इसमें कुछ बदलाव की मांग के चलते सितंबर 2018 में इस मुद्दे पर एक अध्यादेश लागू किया। अभी तक दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया है। इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं देशरत्न निगम जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। फराह फैज हैं हमारे साथ, याचिकाकर्ता हैं इस मामले में। और हमारे साथ सत्य प्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून के। इस ऐसे और इन सभी मामलों पर कड़ी नजर रखते हैं। आपसे शुरू करते हैं सत्य प्रकाश। थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा सा टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बिल को लेकर और इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई है। एक बार पहले भी लोकसभा में विधेयक आया, फिर उसके बाद अध्यादेश आया और अब फिर दूसरी बार विधेयक आ रहा है। तो क्या वो बदलाव हैं जिनकी वजह से ये दूसरी बार विधेयक लाना? देखिए, मुख्य वजह ये थी कि अगस्त 2017 में जो फैसला आया था उसके बाद लोकसभा में बिल आया था 2017 में ही दिसंबर में, और बिल लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में चूंकि सत्ताधारी दल को बहुमत नहीं है वहाँ पे बिल अटक गया था। उसके बाद कई तरह की मांगें उठी थी इसको। उस समय भी कुछ लोगों ने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, उसमें इस तरह के बदलाव होने चाहिए। कुछ बदलावों की चर्चा आपने की भी, लेकिन चूँकि राज्यसभा में मामला लटक गया, उसके बाद सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, एक ही बार में 3 तलाक कह देने की घटनाएं अच्छी संख्या में हो रही हैं अलग अलग भागों में देश के, तो सरकार को लगा कि एक तरफ तो ये है कि ट्रिपल तलाक को गलत करार दिया गया है, असंवैधानिक करार दिया गया, इसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इससे जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं वो आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ और क्या करें। तो इसके लिए बीच में सरकार को लगा कि कोई कदम उठाना चाहिए, इसलिए सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाया। और चूंकि अध्यादेश में ये व्यवस्था होती है, जो आर्टिकल 123 में प्रावधान है कि अध्यादेश जब भी लाया जाता है उसके बाद जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसमें 6 हफ्ते का टाइम होता है। 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित होना होता है, और यही वो वजह है जिसके कारण सरकार ने अभी आज ये बिल पेश किया है जिस पर अभी बहस चल रही है। जी, देशरत्न निगम जी, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहस शुरू में भी रही जब पहली बार विधेयक आया, और जैसा कि सत्य प्रकाश जी ने भी कहा, अब इस बार जब विधेयक आया तो इस बार भी चर्चा में जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया कि इसमें जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन यानी कि जो आपराधिक मामला जो बनाने की बात है, तो वो उसको लेकर क्यों इतनी खींचतान है? क्योंकि कई और सारे कानून हैं जहां पर अगर महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उसमें आपराधिक मामला बनता है। देखिए, यहाँ कारण राजनीतिक हैं और लीगल कोई बात हमको तो नहीं नज़र आती है इसमें। और रही बात और विदेशों में भी जो इस्लामिक कंट्रीज़, उसमें भी कई सारे में आपराधिक इसको माना गया, गैर संवैधानिक भी माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर देखा जाए तो ये रुक जानी चाहिए थी चीज़ें। ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है अचानक देने वाला, लेकिन वो रुका नहीं। तो उसको रोकने के लिए, और बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं सामने, तो उसे रोकने के लिए एक जो लॉ एज अ डिटरेंस जो कि रोक सके, एक होता है कि भाई उसको पनिशमेंट करो जब हो गया, या उस लोगों को डिस्करेज करिए कि ये ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये देखा भी गया है जब से ऑर्डिनेंस आया है तो कुछ नंबरों में फ़र्क भी पड़ा है इस तरह के। और देखिए, कानून का काम दोनों होता है, सज़ा देना भी और उस अपराध को रोकना भी। तो यहाँ पर ये रोकने वाली बात है, जो इसको क्रिमिनलाइजेशन या अपराध बनाया गया है, तो इस अपराध को रोकने की बात है। और इस्लाम में, कुरान में कहीं नहीं दिया, जो कि सुप्रीम वर्ड है अल्लाह का, उसमें तलाक़ बिद्दत का कहीं मेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है।
तो मेरे ख्याल से तो राजनीति छोड़ के सबको इस पर एक साथ सहयोग देना चाहिए। और ये देखिए, पुरुष और महिला वर्सेस पुरुष महिला बनाम पुरुष नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी जी। इस पर हम सत्यप्रकाश जी के बाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले फराह फैज से बात करते हैं। आप याचिकाकर्ता थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें इसे असंवैधानिक करार दिया गया, उसके बाद सरकार एक बिल लेकर आई, फिर दूसरा बिल अब लेकर आई है, तो जिस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, चाहे वो पीड़ित पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो उसमें जो क्रिमिनल चार्जेस जो लगाए जाएंगे उन लोगों पर जो इस तरह की हरकत करेंगे, आप क्या मानती हैं कि क्या ये प्रावधान काफ़ी हैं? इनसे जो दिक्कत थी वो सुलझ जाएगी? हाँ, किसी हद तक सुलझ जाएगी। पहली बात तो जो मेरी PIL थी वो कंप्लीट फैमिली एक्ट के लिए थी, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की समस्या सिर्फ 3 तलाक ही नहीं है। मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी जो और भी समस्या है वो है पॉलीगैमी। लड़कियों को लड़ झगड़ के घर से निकाल दिया जाता है, तलाक भी नहीं दी जाती है। वो घर पे गई हैं, फिर वो अपने खर्चे के लिए मेंटेनेंस का सूट फाइल करती हैं, तो वहाँ जब WS आता है तो उसमें उसका हस्बैंड कहता है कि हम लायबल नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए, क्योंकि हमने तो इनको तलाक दे दिया है। तो उस लेडी को पता ही वहाँ चलता है कि उसको तलाक दे दिया गया है, और इस बीच के वो लड़ाई लड़ रही होती है तो उसका हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज कर लेता है। अब अगर कोई आपस में सुलह भी होती है तो कहा जाता है कि अब आप हलाला करके आइए। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है मुस्लिम औरतों के लिए। और इस देश में जहाँ जिसको हम ये कहते हैं कि ये सेकुलर कंट्री है ये, और हर एक को इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जब हर एक कम्युनिटी के लिए फैमिली एक्ट है तो हमारी भी ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए भी फैमिली एक्ट होने चाहिए। एटलीस्ट मुस्लिम्स हैव 8 और 9 एक्ट, 8-9 एक्ट हैं, वो जस्ट एक लॉलीपॉप है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, रिलीफ किसी को कुछ नहीं है। तो हम एक इफ़ेक्टिव फैमिली एक्ट की डिमांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जस्टिस खेर साहब ने कहा कि भाई नहीं, हम किसी और इशू को नहीं सुनेंगे, सिर्फ ट्रिपल तलाक को सुनेंगे। और उन्होंने सुना और ये जो है इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ, और एक डायरेक्शन भी हुई गवर्नमेंट को कि इस पर जो है कानून बनाया जाए। कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कानून नहीं बनेगा हर कोई जो है कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता। कानून अगर बन जाएगा तो लोकल लेवल पर एक रेमेडी हाथ में आ जाएगी लोगों के, कि अगर एक आदमी अपनी वाइफ को सड़क पर 2 मिनट में ला करके खड़ा कर रहा है, बच्चों को खड़ा कर रहा है, तो उसको पकड़ने का एक ज़रिया, एक वेपन जो है वो हमारे हाथ में होगा कि कैसे हम उसकी पकड़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ मौलाना इतने पावरफुल हैं, मुफ्तियों की इतनी फ़ौज है और फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं फतवे की, कि आप जाइए और आप पूछिए और वो फतवा जो है उनके फेवर में दे देते हैं। और औरत के लिए, और औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो बहुत सी लड़कियां तो मतलब बहुत ही गंदे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। बहुत सी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट की तरफ धकेल दी जाती हैं, चाह कर और ना चाहते हुए भी वो उस प्रोफेशन में चली जाती हैं। कोई मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ जो सड़क पर भीख मांग रही हैं, सिर्फ इस वजह से उनकी लड़कियां हुई, उनको छोड़ दिया गया। अब उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ये कानून आ जाता है तो कम से कम तलाक वाला मसला तो हल होगा, बाकी जो और इश्यूज हैं उनके लिए भी हम अपनी डिमांड करते रहेंगे। जी सत्यप्रकाश जी, जैसे फराह जी कह रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के तौर पे पनप रहा था, और जो फैमिली एक्ट की इन्होंने बात की, जो कि इनकी ओरिजिनल अपील जो थी, PIL जो थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है कि उस तरफ ये एक पहला कारगर और इफेक्टिव कदम होगा अगर 3 तलाक पर ये कानून जो है जो बनाया गया है वो उसके बाद जो बाकी मसले जुड़े हुए मसले हैं उनको भी एक एक करके टैकल किया जा सकता है? ये पीस मिल सॉल्यूशन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो जैसा कि इन्होंने कहा इन्हीं का पिटीशन था और भी कई लोग थे पिटिशनर्स, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि सिर्फ ट्रिपल तलाक का जो इंस्टेंट वाला फॉर्म है उसी पे सुनेंगे। इन्होंने चैलेंज किया हुआ था ट्रिपल तलाक एज सच को, कई पिटिशंस थे, हलाला को चैलेंज किया गया था, उसके अलावा पॉलीगैमी चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी का, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है और उसके लिए लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इन सारे मामलों की सुनवाई करे। हो सकता है आप कहें कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद करेंगे, लेकिन एक एक करके इसकी सुनवाई होनी चाहिए।
एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यू डोंट हैव एनी राइट टू डिनाई सच हियरिंग ये। लेकिन जो अल्टीमेटली जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री और संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिनकी अब तक अनदेखी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अनदेखी हो रही है, जिसमें एक प्रावधान है आर्टिकल 37 जिसकी चर्चा जब भी होती है आधी होती है। आर्टिकल 37 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका क्या महत्व है ये बताया गया। उसके 3 हिस्से हैं। पहला ये कहता है कि नॉन इन्फोर्सिएबल होगा, आप इसको कोर्ट में जाके इसको लागू नहीं करा सकते हैं। लेकिन बाकी 2 उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें ये कहता है कि इसके बावजूद जो स्टेट की फंक्शनिंग है और स्टेट जिस तरह से काम करेगा उसमें इसकी अहम भूमिका होगी। और तीसरा हिस्सा ये कहता है कि स्टेट दैट इज़ पार्लियामेंट इस सेंस में जब भी कानून बनाए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पूरे के पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। उसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जैसी आती है मामला इतना राजनीतिकरण हो जाता है इसका कि कभी उस पर मुद्दे की बात नहीं हो पाती है। इसमें बहुत साधारण चीज़ है। वो चीज़ ये है कि आपका जो रिलीजन है वो आपके और भगवान के बीच या गॉड के बीच का रिश्ता तय करता है। ये आपका ज़ाती मामला हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आपका रिलेशनशिप किसी ह्यूमन बीइंग से है और आप जो कुछ कर रहे हैं उसका असर दूसरे पे पड़ रहा है, ये एरिया जो है ये पार्लियामेंट या स्टेट कानून बना के हैंडल करेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिलीजन ही सब कुछ करेगा। रिलीजन का चूँकि वर्ल्ड ओवर जो सिविलाइजेशन जैसे डेवलप हुई हैं उसमें ये हुआ है कि रिलीजन का स्कोप पर्सनल स्पेस में लेके वहाँ छोड़ दिया गया है। जो पब्लिक स्पेस है और जो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच, सिटीजन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको लॉ गवर्न करता है। ये चीज़ें जो है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है उसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू निकाह पढ़ेगा या कोई मुस्लिम जो है उसकी शादी जो है 7 फेरे से होगी, ये नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत सिंपल मामला है, आप चाहे जैसे करें, अपने जो भी रीति रिवाज हैं उससे शादी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर शादी हो जाती है उसके बाद जो भी आपके हुकूक हैं वो कानून के हिसाब से सबको बराबर होगा। कोई हिंदू है या मुस्लिम है इसके हिसाब से किसी का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी का डिवोर्स होता है, मेंटेनेंस किसी हिंदू को देना है मुस्लिम को देना है, उसके लिए एक कानून होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका जो रिलीजियस सेरेमनी है, जो राइट है, उसके हिसाब से आप शादी कीजिए। हो सकता है डिवोर्स भी आप उसी के हिसाब से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार शादी हो गई या डिवोर्स हो गया तो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नतायज हैं, वो हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई सबके लिए एक होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके बेवजह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दिस इज समथिंग कम्प्लीटली डूएबल। और इसमें जो अलग अलग धर्मों के जो रीति रिवाज हैं उनका बचाव करते हुए भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। और अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है, क्योंकि आप रिलीजियस कोड की तरफ जैसे ही जाएंगे तो रिलीजन जो है ना स्टेट के मामलों में घुसता जाएगा। एक एक कर ये सब मुद्दे उठते चले जाएंगे। ये जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है रिलीजन को पर्सनल स्पेस में सीमित करने का, वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट। जी देशरतन जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अकेला आप ट्रिपल तलाक को अगर उस पर कानून लाते हैं तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। ट्रिपल तलाक, हलाला और पॉलीगैमी तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ाव कैसे देखने को मिलता है, आपने ट्रिपल तलाक दिया, उसका कारण होता है कि आप उसके बाद या तो वापस आना है तो हलाला करिए, और नहीं तो वो दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। तो ये तीनों जुड़े हैं। तीनों को जब तक एक साथ नहीं आप टैकल करेंगे तो ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। ये तो सिर्फ अभी आपने 20-25% ही सॉल्व किया है इस इशू को। ये तीनों एक साथ अगर होंगे तो देखिएगा कितना सुधार हो सकता है। इसमें एक और मैं चीज़ जानना चाह रहा था देशरतन जी के जो 2018 वाला जो विधेयक है उसमें कई बदलाव किए गए हैं, जो कि पहले मांग भी रही थी कि सुलह मशवरे की, यानी कि समझौते की जो गुंजाइश है वो भी बनी रहेगी। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट जो है वो पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही तय करेगा जो है, और जो FIR है वो जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष जो पत्नी है, या तो वो खुद या उसके जो ब्लड रिलेटिव है वो उनकी तरफ से दायर की जाएगी। तो ये सब जो बदलाव हैं इनसे कितना और मजबूत ये बिल बनता दिखाई ये देखिए, कोई भी जब कानून आता है तो उसमें कुछ ऐसे आपको सेफगार्ड्स देने पड़ते हैं कि उसका मिसयूज़ ना हो। तो गवर्नमेंट ने ये ध्यान में रखा है कि देखिए, देखे जाते हैं कि लोग गलत दुश्मनी, आपसी दुश्मनी, रंजिश या कुछ हो तो केस फाइल कर देते हैं। तो ये सेफगार्ड रखे गए हैं कि कोई जाके ऐसे ही कंप्लेंट फाइल ना कर दे। तो या तो ब्लड रिलेटिव या पीड़ित महिला या जो मैरिटल रिलेशन से लोग होंगे वही कर सकते हैं।
दूसरा, इन्होंने बेल जो पहले थाने में मिल सकती थी वो उसको बना के अब मजिस्ट्रेट बेल देगा और 3 साल की सज़ा है। और दूसरा, समझौते योग्य रखा गया है इस केस को, जिसको कहते हैं कंपाउंडेबल। तो आखिर में देखिए, यहाँ पे समझौते बहुत होंगे और जब मजिस्ट्रेट पूछता है इस तरह की चीज़ें कि दिया, तो उसको कई बार पति को अपनी गलती का एहसास भी होता है, कहता हमने नहीं दिया, तो वहाँ पे मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट रिकॉर्ड करेगा इन्होंने नहीं दिया, समझौता करवा दिया, तो इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस रखा गया है, समझौते योग्य। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो 3-4 चीज़ें जो हुई हैं इसमें, और जो ज़िंदगी का भत्ता देने की बात है, सारी चीज़ें आए जो पिछले सत्र में देखा गया था कि ये जो लोगों को डर था इन सब चीज़ों का, उन चीज़ों का सारा ख्याल रखा गया है इस बिल में। और मैं समझता हूँ कि बिल अच्छा है और इसको मेरे ख्याल से सबकी सहमति से पास होना चाहिए। जी, अब फराह जी, अगर आपके लिहाज से देखें और ये जो मुद्दे जो कि अभी देशरतन जी ने बताए और जो कि इस बिल में जो बदलाव किए गए, इनसे समझौते योग्य बनाया गया है या फिर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो जमानत दी जा सकती है, इन सब से आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश बची रहेगी उन सब मामलों में जहाँ पर, जैसे कि देशरतन जी कह रहे थे, समझौते की गुंजाइश भी रहती है, लोग चाहते हैं शायद कि हमसे गलती हुई और दोबारा हम अपना परिवार एक साथ रखना चाहते हैं? बिल्कुल, इससे अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो जो फतवा फैक्ट्रीज चल रही हैं उस पर बैन लगेगा, क्योंकि क्या होता था, बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं, गुस्से में तलाक दे दिया गया, खाने में गड़बड़ हुई तो तलाक दे दिया गया, या किसी के बहकावे में आकर के तलाक दे दिया गया, और फिर उसके बाद जब बैठ करके एनालाइज किया गया तो कुछ टाइम बाद तो फिर ये लगा कि ये तो गलत काम हो गया, मुफ्ती के पास गया, उनसे राय ली गई, तो उन्होंने फतवा दे दिया कि नहीं नहीं, अब आपका तो ये तलाक हो चुका है, अब आप वापसी नहीं कर सकते, और अगर आपको अपनी बीवी को वापस लाना है, इवन अगर जो पुरुष है वो भी अगर गिल्टी फील कर रहा है तब भी उसको ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी वाइफ को वापस लाना है तो वो पहले हलाला करेगी और फिर वापस आएगी। हलाला करने के लिए जब उसका निकाह कहीं होता है, या तो काजी ऑफर कर देते हैं, जो इनकी शरई अदालतें चल रही हैं, और शरई अदालतों में ये जो फैमिली एक्ट है, जो इनको डर है वो इस एक्ट का है कि ये एक्ट इनका बर्बाद ना हो जाए। ये एक्ट खुद एक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को नहीं करने देंगे, तो ये एक्ट वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। इस एक्ट में बहुत ख़तरनाक सेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं कि अगर दीवार पर एक इबारत लिख दी जाएगी तलाक की, औरत ने पढ़ लिया तो भी तलाक इफेक्टिव हो जाएगी, मतलब उसमें कहने की सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब वो फतवा दे दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अब आप हलाला कीजिए। अब हलाला के लिए जब उसका निकाह हुआ है, कई केसेस ऐसे हैं कि वो जिसके साथ में निकाह हुआ है वो अगले दिन उसको तलाक नहीं देता कि मैं तो उसको रखूँगा। उसकी फर्स्ट वाइफ अपोज करती है कि आपको तलाक दे देंगे लेकिन इसको तलाक नहीं देंगे, तो वो औरत तो वहाँ ना चाहते हुए भी रह गई ना, ज़बरदस्ती उसका रेप किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जहां आर्बिट्रेशन की गुंजाइश रखी गई है इस एक्ट में, जब मीडिएशन में ये कहा जाएगा कि नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, वो हो गया, तो ये शरीयत के हिसाब से भी सही होगा, क्योंकि जो कलाम पाक है उसके चैप्टर नंबर 65 की वर्स नंबर 3 जो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि आर्बिट्रेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। 2 आर्बिट्रेटर्स का जिक्र है, एक हस्बैंड की फैमिली से, एक वाइफ की फैमिली से, तो वही काम मजिस्ट्रेट के यहाँ हो रहा है। तो जब आर्बिट्रेशन में ये चीज़ें जो डिस्प्यूट्स थी वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो वो अपने जो मैरिड लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें निकाह हलाला की गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उस चीज़ पर कंट्रोल लगेगा। तो ये एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद में जो इसमें बदलाव आए हैं ये अपने आप में पुख्ता हो गया है, मजबूत हो गया है, और इसको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और बड़ा दुख का बात ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो आज भी, जैसे सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जी ये तो रिलीजन में इंटरफेरेंस होगा, तो रिलीजन का इंटरफेरेंस 1956 में नहीं हुआ क्या हिंदू विमेन के लिए, जब हिंदू कम्युनिटी में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, महिलाओं की लाइफ को सेव करने के लिए और उनकी ज़िंदगी नर्क ना बने, अलहदगी इख्तियार हो सकती है, तो वो एक हिंदू कोड बिल लाया गया, उसका भी बहुत अपोज हुआ था। बिल्कुल वही जो सत्यप्रकाश जी बात कर रहे थे कि ये बार बार ये सवाल उठ के आता रहेगा अगर इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाए। और दूसरी बात, इसको ये कहते हैं कि क्रिमिनलाइज इसको क्या है, तो हजरत उमर फारूक के टाइम में जो 30 कोड़ों की सजा थी, तो क्या वो सिविल तरीका था जी? क्या वो क्रिमिनल? देखिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक फ़र्क है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड में। हम यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड की बात नहीं कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स हैं जो उनकी पद्धति है प्रेयर्स की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सिविल बिहेवियर की बात कर रहे हैं।
तो ये फ़र्क लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनके रिलीजन में कोई दखल नहीं है, उनका जो व्यवहार पद्धति है जीने की, उसमें उसकी सोच बदली जा रही है, ना कि आपके धर्म में कोई दखल दे रहा है। और एक और आंकड़ा है सत्यप्रकाश जी, वो खुद संसद में भी जो है कई मंत्रियों ने रखा, सरकार ने भी रखा कि लगभग 20 मुस्लिम देश हैं जहां पर इसको गैर संवैधानिक करार दिया गया है। इसको असंवैधानिक करार दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है उसमें अगर फैसले को आप पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये थियोलॉजी के हिसाब से भी, जो इस्लामिक धर्म सिद्धांत है उसके हिसाब से भी गलत है और संविधान के प्रावधानों के हिसाब से भी गलत है। तो दोनों ही हिसाब से गलत है, इसलिए इसको बदलना ही पड़ेगा। ऑस्टिन नाम के एक जूरिस्ट हुए इंग्लैंड में, उनका कहना है कि लॉ इज़ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये जो सॉवरेन का कमांड है, और अगर सैंक्शन का मतलब है सज़ा, अगर सज़ा का प्रावधान नहीं है तो उसको कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है। कानून का डर कैसे बनेगा? तो जहाँ पे उसका वायलेशन, यही तो मजबूरी थी सरकार का ये इस विधेयक को लाने में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, ट्रिपल तलाक असंवैधानिक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं पीड़ित हैं। लगभग 400 केस ऐसे आए उसके बावजूद। तो इसलिए ये आवश्यक था कि इस तरह की चीज़ें लाई जाए। एक और चीज़ जो कि नज़रिए की बात करें कि देखिए, हम सभी समाज में रहते हैं और जो महिलाएं पीड़ित हैं वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, या और तरह के रिलेशन में है, तो ये हमारे परिवार की ही महिलाएं हैं। अगर आप इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखें तो इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से भी देखना चाहिए कि मानवाधिकार का सवाल है। संविधान में जो प्रावधान है, आर्टिकल 14 है समता का अधिकार है, या आर्टिकल 21 है जीवन जीने का, कहें कि गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है महिलाओं का, खासकर मुस्लिम महिलाओं का, ये अधिकार उनको संविधान ने दिए हैं। और मुस्लिम महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें फरा साहिबा भी थी, ये उन्हीं अधिकारों को असर्ट करने के लिए गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके फेवर में एक फैसला दिया है तो संसद के लिए ये लाजमी था कि कानून बना के उसको मूर्त रूप दिया जाए। तो इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा कि जो भी राजनीतिक दल है, मैं समझ सकता हूं चुनाव के ठीक पूर्व ये सब चीज़ें हो रही हैं, राजनीतिक दलों का अपने हिसाब, लेकिन इसके बावजूद इसका जो मानवीय पहलू है उसको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि सभी दलों को इसका समर्थन करना। जी बिल्कुल, राजनीति एक तरफ है, लेकिन मैं बिल्कुल देशरत्न जी आप ही के पास आ रहा था, आप जो जवाब देना चाहेंगे वो भी उसमें साथ में एक और सवाल ये है कि जिस तरह से ये सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जो मानवीय पहलू है वो, और उसके साथ अगर कानून के हिसाब से देखें, संविधान के हिसाब से देखें, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है उसके अनुसार भी तो गलत बनता है। हाँ, नहीं, वो देखिए संविधान में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हैं और भी जो आर्टिकल्स हैं उनके हिसाब से तो ये सरासर गैर संवैधानिक है ट्रिपल तलाक। दूसरा, अगर आप ये भी देखें कि जो हमको और लोगों से जैसे पता लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कि इसको स्टार्टिंग में इसको अपोज कर रहे थे, लेकिन जब उनके घर में उनकी बेटी और बहनों के साथ हुआ तब उनको असलियत समझ में आई कि ये क्या है, तो वो आज खड़े हो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब आपके ऊपर खुद बीतती है तब आप बाहर निकलते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये कानून नहीं रहेगा तो कल को आपके घर में भी ये चीज़ हो सकती है, तो उससे निपटने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी, तो जिस तरह से हमारे मेहमान कह रहे हैं कि ये कानून उन सभी इवेंचुअलिटी से, उन सभी सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया गया है जो कि संभावित हैं, और इस कानून में वो सभी पहलू हैं और वो सभी सेफगार्ड्स हैं जिनकी किसी भी अच्छे कानून से अपेक्षा की जा सकती है। हम एक बार फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।